आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लामी की प्रमेय, लामीज थ्योरम। आज हम क्या करेंगे, लामीज जो थ्योरम है, लामीज थ्योरम को प्रूव करेंगे और प्लस एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे लामीज थ्योरम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए लामीज थ्योरम देखते हैं। सबसे पहले देखो लामी की प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले जाने लामी की प्रमेय। तो लामी ने बताया था कि अगर कोई एक पॉइंट है, अगर कोई एक बिंदु है और इस पॉइंट पर अगर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक P, एक Q और एक R, और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कहने का मतलब है इस P और Q का रिजल्टेंट R है, इस Q और R का रिजल्टेंट P है, इस R और P का रिजल्टेंट Q है। जब इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा तो ये दोनों बल जितना फोर्स एक्ट करेंगे तो ये अकेला उतने के बराबर फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। तो कहने का मतलब है लामी ने क्या बताया था, अगर किसी पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है, तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में है, अपनी जगह पे जहाँ पे लगे हुए हैं वो वही है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक फोर्स शेष दो फोर्स के बीच का जो एंगल है के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि लामी ने बताया था कि लामी के प्रमेय के अनुसार जो तीनों फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम, मतलब साम्यावस्था में होंगे। ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि प्रत्येक फोर्स, जो मान लो P फोर्स है, शेष दो फोर्स, मतलब शेष दो फोर्स कौन है, P और R, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल कितना है, मान लो थीटा दिया है, थीटा है, इसके मतलब जो P है शेष दो बलों के बीच बनने वाले कोण के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। फिर समझो, लामी के थ्योरम के अनुसार यदि किसी पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो प्रत्येक फोर्स, मतलब ये फोर्स अपने शेष दो फोर्स हैं के बीच बनने वाले कोण के साइन के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है अगर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर थ्री फोर्स एक्ट हो रहे हैं और तीनों फोर्स जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो जो प्रत्येक फोर्स, ईच फोर्स होगा, वो रिमेनिंग जो फोर्स हैं इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है इनके साइन के कैसा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बताया था लामी थ्योरम ने। लामी थ्योरम में बताया था कि यदि तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में है तो प्रत्येक फोर्स अपने शेष दो फोर्स के बीच बने कोण के कैसा होगा, साइन के समानुपाती होगा। ठीक है, ये बताया था भाई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने तीन फोर्स बनाए इस डायरेक्शन में। एक फोर्स एक्ट कर रहा है आपका, एक फोर्स एक्ट कर रहा है P, एक फोर्स एक्ट कर रहा है Q और एक फोर्स एक्ट कर रहा है R। ठीक है, हमने क्या किया, इनके बीच का कोण हमने मान लिया अल्फा, इनके बीच का कोण मैंने मान लिया बीटा, मतलब P और R के बीच का कोण मैंने मान लिया बीटा, और जबकि P और Q के बीच का कोण मैंने मान लिया अल्फा, और जबकि Q और R के बीच का कोण मैंने मान लिया गामा। इस तरीके से तीन फोर्स काम कर रहे थे। तो लामी की प्रमेय ने क्या बताया कि P अपॉन जो P होगा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा साइन। अब देखो P है, ये P है, शेष दो फोर्स कौन है, Q और R, इनके बीच का कोण कौन सा है, गामा। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन गामा। अब जैसे Q को देखा जाए, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कौन होगा, Q है, शेष दो फोर्स देखो R और P, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, बीटा, तो Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन बीटा। इसके बाद अगर तीसरा फोर्स देख लिया जाए, कौन सा है आपका, PQR है,
आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन अल्फा। तो ये बताई थी लामी की प्रमेय है। तो मैंने बताया एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उनके बीच का कोण ये अल्फा बीटा गामा दिया गया है। तो लामी की प्रमेय से P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन गामा, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन बीटा, R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन अल्फा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना पर्याप्त है। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लामी जो थ्योरम है वो आपको प्रूव करनी रहेगी। अब प्रूव कैसे होगी? तो हमने बताया कि इस तरीके से P, Q, R 3 फोर्स काम कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे देखो, एक ये काम कर रहा है P, इस तरीके से काम कर रहा है Q और इस तरीके से काम कर रहा है आपका R। मैंने इनको नाम दे दिया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया O। यहाँ से इसे दिखा दिया A, इसको दिखा दिया मैंने B, इसको दिखा दिया मैंने C। अब हम गौर से देखें P फोर्स को और Q फोर्स को। तो समांतर चतुर्भुज की प्रमेय के अनुसार हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। दो बल कौन कौन P और Q से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें तो समांतर चतुर्भुज इसी तरीके से निर्माण होगा। तो भैया कितना है OP जितना P फोर्स आपको दिया है तो ये भी फोर्स कितना होगा P होगा। ये Q है तो ये भी फोर्स कितना होगा सर Q ही होगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का कोण मैंने कितना माना अल्फा, इनके बीच का कोण बीटा और इनके बीच का कोण मैंने कितना माना गामा। तो अगर आप ये P फोर्स है, ये P फोर्स है और ये आपका Q फोर्स है, तो अगर P और Q का रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट कौन सा जाएगा भैया, ये जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मैंने कितना मान लिया R डैश, रिजल्टेंट मैंने कितना मान लिया R डैश। तो ये जो R डैश का मान है वो किसके बराबर होगा R के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन दो बलों का रिजल्टेंट ही तो R है और इन दो बलों का रिजल्टेंट ही तो R डैश है। तो R डैश का मान किसके बराबर होगा R के। देखो P और Q का रिजल्टेंट क्या है R है, R और Q का रिजल्टेंट क्या है P। क्योंकि अगर ये रिजल्टेंट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे हो पाएंगे। तो हमने बताया कि हमने समांतर चतुर्भुज बनाया, एक P फोर्स है एक Q फोर्स है, इन दोनों फोर्सों से मिलाकर हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो इन P और Q का रिजल्टेंट कितना निकला R डैश, और हमें दिया गया है P और Q का रिजल्टेंट कितना है R। तो कहीं ना कहीं R और R डैश आपस में कैसे हैं, R और R डैश आपस में कैसे हैं सर, इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो अब अगर गौर से देखो हमें क्या करना है कि आपको पता है प्रत्येक फोर्स और प्रत्येक फोर्स के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो आप अगर बड़े ध्यान समझना, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दो, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दो। आप हमें ये बताओ Q और P के बीच का एंगल कितना है सर अल्फा। तो आपका ये लिखा है Q और ये लिखा है P, इनके बीच का एंगल कितना हो गया अल्फा। तो जब ये अल्फा है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? यहाँ देखो Q और P के बीच का एंगल कितना है अल्फा, तो भैया Q और P के बीच का एंगल कितना है अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो अब अगर अंदर वाला पूरा कोण आपको पता है 180 अंश का होता है, अल्फा निकाल लो, अंदर वाला कितना बचेगा 180 माइनस अल्फा। अब गौर से देखो भैया यहाँ से लेकर ये एंगल कितना है बीटा, और जबकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 180, तो भैया अंदर वाला भाग कितना होगा 180 माइनस बीटा। कोई दिक्कत हो बताओ। ये लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन यही है। अब ये एंगल है बीटा, भैया टोटल एंगल है 180, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। अब ये बताओ R और Q के बीच एंगल कितना है गामा। तो भैया R ये रहा और Q फोर्स आपका कौन सा है, आप गौर से देखो रिजल्टेंट R और Q के बीच में आपका फोर्स कितना बना हुआ है गामा। अगर इसी लाइन ऑफ एक्सिस को मैंने आगे बढ़ा दिया, और इस Q की लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दिया, तो मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम होगी। R की लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दिया और Q की लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दिया, तो आपने देखा R और Q के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है गामा। तो आप ये बताओ ये वाला एंगल कैसा होगा सर 180 माइनस गामा। 100 देखिए R और Q के बीच एंगल कितना बन रहा है गामा। तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, Q की लाइन ऑफ एक्सिस को बढ़ा दिया, R की लाइन ऑफ एक्सिस को बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट R और Q के बीच एंगल कितना बना गामा। तो भैया
ये जो देख रहे हैं इनके बीच एंगल कितना होगा 180 माइनस गामा। अब ये बताओ अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के कोण जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये एंगल अगर 180 माइनस अल्फा है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस गामा। अगर ये बाहर वाला एंगल 180 माइनस गामा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा। तो अगर हम इसको ओ ए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी। अब अगर आप इस चित्र को बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ये लिखेंगे ओ, ये लिखेंगे ए और ये लिखेंगे डी। तो आप गौर से देखो, ये रहा पी और ये रहा आपका आर और ये रहा आपका क्यू। ये एंगल जो है वो कितना है 180 माइनस गामा। ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस अल्फा। ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस बीटा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अगर हम साइन रूल लगा दें तो क्या होगा, आप साइन रूल लगा दें तो जो फोर्स, अब परिभाषा पढ़िए, तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो प्रत्येक फोर्स अपने शेष दो जो बल हैं उनके बीच बनने वाले कोण की किसके साइन के समानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जो साइन होगा, अब आपको देखना पड़ेगा किस फोर्स को निकाल रहे हो। आप मान लो पी फोर्स को निकाल रहे हो तो P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जो P होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, ये P फोर्स रहा, ये आपका कौन सा फोर्स रहा P फोर्स रहा, और ये कौन सा फोर्स रहा ये आपका Q फोर्स रहा। तो आप अगर कौन सा अकॉर्डिंग टू साइन रूल लगाना चाहते हैं तो जो P होगा तो P आपकी जो भुजा होगी, भुजा को लिखा आपने OA, P किसे रिप्रेजेंट कर रहा है OA को। जो P है P फोर्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है OA रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने लिख दिया OA। तो OA के सामने, OA जो है OA के सामने भैया कौन सा एंगल बन रहा है सर 180 माइनस गामा। तो कितना, हम कौन सा रूल लगा रहे हैं सर साइन रूल। तो साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल अब भैया ये वाला फोर्स क्या है सर AD। तो आपने क्या लिख दिया AD अपॉन शेष जो बल है, शेष दो बलों के बीच का कोण कितना है सर 180। देखिए ये फोर्स है, शेष दो बल कौन से हैं ये, जैसे ये फोर्स था, शेष दो बल कौन थे ये, तो मैंने यही तो लिखा था P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ, यहाँ लिख दूं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन। देखिए P फोर्स है बेटा, P फोर्स है, शेष दो बल कौन है ये और ये, इनके बीच का कोण कितना है 180 माइनस गामा। तो हमने P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 180 माइनस गामा, आपने इस तरीके से दिखा दिया। दूसरा, अगर आप Q दिखाना चाहते हैं, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, Q होगा शेष दो बल कौन है, एक ये है एक ये है, इनके बीच का कोण कितना है 180 माइनस बीटा। तो Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन 180 माइनस बीटा। अब बारी PQR, भैया अब ये फोर्स है, इस फोर्स के लिए रिमेनिंग फोर्स कौन है सर ये और ये, इनके बीच का कोण कितना है 180 माइनस अल्फा। तो R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ये आपके फोर्स दिखाए गए हैं और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं क्या लगा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू साइन रूल। साइन रूल में क्या होगा, भुजा सामने वाले का साइन का कोण, भुजा सामने वाले के सामने का साइन का कोण, भुजा सामने वाली भुजा के सामने का कोण। तो हमने क्या लिखा OA के सामने का कोण कौन सा है 180 माइनस अल्फा। तो OA अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, सॉरी गामा 180 माइनस गामा इज इक्वल AD के सामने का कोण कितना है 180 माइनस बीटा। तो किसके साथ यूज करना है, साइन के साथ, साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल। अब बचा कौन सा फोर्स है OD, आपने लिखा OD अपॉन इस बल के सामने क्या कौन सा है 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा। तो आप गौर से बताओ OA को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है P। तो P साइन 180 माइनस गामा, तो क्या हो जाएगा सर साइन गामा इज इक्वल AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है Q को। तो Q अपॉन साइन क्या लिखोगे 180 माइनस बीटा को क्या लिखेंगे साइन बीटा। ये कौन सा बचा है OD को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं R डैश इज इक्वल R अपॉन R डैश है, R डैश का मान किसके बराबर है R के, देखो पहले ही लिखा था, क्या लिखेंगे 180 माइनस अल्फा को क्या लिखेंगे
साइन अल्फा। अब अगर गौर से देखो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल, मैं इन सबको कांस्टेंट मान लूँ तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल कांस्टेंट, P इज इक्वल नहीं होगा, P इज इक्वल साइन 180 माइनस गामा। बेटा साइन 180 माइनस गामा का मतलब साइन गामा। अब Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, कितना हो गया साइन बीटा। R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, कितना हो गया साइन अल्फा। तो इस तरीके से ये जो प्रमेय निकल के आती है, ये प्रमेय कौन सी प्रूव होती है, लामी प्रमेय। अगर आपको साइन रूल नहीं लगाना है तो आप इन तीनों पॉइंटों को लिख के ये पॉइंट लिख देना, क्योंकि P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ साइन 180 माइनस गामा। तो P इज इक्वल कोई कांस्टेंट साइन गामा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा साइन गामा। तो P अपॉन साइन गामा इज इक्वल क्या लिखोगे, कांस्टेंट। इसी तरीके से क्या लिखोगे, Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल क्या लिखोगे, कांस्टेंट। इसी तरीके से क्या लिखोगे, जब तीनों बराबर हो जाएंगे, कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, तो प्रूफ क्या हो जाएगा, P अपॉन साइन गामा, Q अपॉन साइन बीटा, इसके बाद R अपॉन साइन अल्फा। या तो आप इस तरीके से लगा दो और नहीं तो आप साइन रूल लगा दो ट्रिग्नोमेट्री का। तो साइन रूल में क्या होता है, प्रत्येक फोर्स और शेष दो बलों के बीच का कोण। तो प्रत्येक फोर्स शेष दो बलों के बीच का कोण। क्लियर है। ये जो दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को लामी थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा क्या गया, मैंने इसकी भाषा नहीं लिखी है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था और इस तरीके से वर्टिकल प्लेन था। इसमें क्या था, एक टाई लगी हुई थी, एक जिब लगी हुई थी, और क्या था, और यहाँ पर इसमें बेट लटका हुआ था। अब सर टाई क्या होती है और जिब क्या होती है, इसे समझ लीजिए। जिब क्या होती है और टाई हमेशा बेटा टेंशन मेंबर होता है। टेंशन मतलब कि उसमें हमेशा तनाव आएगा, और जिब होगी वो हमेशा कंप्रेशन मेंबर होगी। मेरी बात समझना, ये जो अरेंजमेंट दिखाया गया है इससे रिलेटेड 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। आज एक टाइप्स की प्रॉब्लम आज सॉल्व करवा दे रहा हूँ, कल और न्यूमेरिकल बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि एक इस तरीके से जिब रखी थी, जो कि हॉरिजेंटल से 60 डिग्री का कोण बना रही थी, और दूसरी रखी हुई थी टाई। टाई मतलब एक डोरी, और जिब मतलब कोई एक पोस्ट, लकड़ी का, लोहे का कोई एक पोस्ट हो सकता है, डंडा हो सकता है, ऐसे समझ लो। और वो इस तरीके से रखा हुआ है और डोरी इस डंडे के ऊपर से गई है और इसके नीचे वजन लटका हुआ है, समझ गए। तो आप ये बताओ, इसमें लटका हुआ है टाई टी और यहाँ पर इस तरह पर लटका हुआ W न्यूटन का लोड, W बराबर 2 किलोन्यूटन का लोड। अब जिब जो है, जिब क्या होगी, जब ऊपर से जब ये धागा खींचा जाएगा, नीचे की धागा खींचा जाएगा, तो ये जो नीचे का पोस्ट है ये अंदर की ओर दबेगा। जब दबेगा तो जो फोर्स लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा, वो कहाँ की ऊपर लगाएगा, ऊपर की ओर रिएक्शन लगाएगा। कहाँ की ओर लगाएगा, ऊपर की ओर। अगर दिखाना चाहते हो तो मैंने इस जिब की अगर लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दिया जाए, तो अगर ये P फोर्स है तो यहाँ पर भी P मतलब प्रेशर मतलब दाब, T मतलब टाई मतलब टेंशन। तो इसमें देखो, इस पॉइंट को अगर गौर से देखो तो अभी क्या था, इस पॉइंट को ये P फोर्स क्या दबा रहा कि नहीं दबा रहा। देखो, अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस टी को देखो तो टी खींच रहा है, टाई खींच रही है, उसे अपनी डायरेक्शन में खींच रही है, जबकि ये जिब क्या है, इस पॉइंट को दबा रही है। तो मैंने क्या किया, इस कंप्रेशन फोर्स को मैंने टेंशन फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दिया, तो अब ये ऊपर चला गया। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पी कैसा हो गया, खिंचाव का हो गया। जबकि अगर इस फोर्स को कंसीडर करते तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये फोर्स क्या हो रहा था, दबा रहा था। तो आप समझ गए, जिब क्या लगाती है, कंप्रेसिव फोर्स लगाती है। जिब क्या लगाती है, कंप्रेसिव फोर्स। टाई क्या होती है, टेंशन लगाती है। तो बताया गया कि हॉरिजेंटल से 30 अंश के कोण पर टाई को लटकाया गया है, ठीक है। अब हमें ये क्या करना है कि हमें लामी की प्रमेय लगा के हमें जिब में कितना प्रेशर लग रहा है या कितना फोर्स लग रहा है और टाई में कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, इसको पता करना है। तो जैसे बार बार रिपीट करके देखना, 1-2 बार रिपीट करके देखना, क्लियर हो जाएगा।
तो अब हमने क्या कहा कि भैया अगर हम गौर से देखें तो ये वाली जो लाइन गई है आपकी, कौन सी, ये वाली जो लाइन गई है, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को अगर आगे बढ़ा दो और इस पॉइंट पे मिला दो, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आगे बढ़ा दो और इस पॉइंट पे मिला दो, तो आप ये बताओ ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। हम क्या करना है, हमें 1, 2 और 3 इन तीनों बलों के बीच का कोण निकालना है। कोण जैसी निकाला है लामी प्रमेय लग जाएगी। हमें इस P और इस W और इस T, इनके देखो मैं निशान बना दे रहा हूँ। हमें एक तो कोण ये पता करना है, एक कोण ये पता करना है और एक कोण ये पता करना है। ये तीनों कोण पता करने हैं, ठीक है। तो आप अब बड़े ध्यान समझना, हमने क्या किया, ये वाला जो ट्रायंगल है हमने इस तरीके से उठाया और ये बना लिया। अगर ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, और ये जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, तो 9 3 12, ऊपर वाला टोटल एंगल कितने का बनेगा, 60 का। तो ये जो टोटल एंगल बना हुआ है, बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल बना हुआ है ये कितने का बना है, 60 डिग्री का। क्लियर, एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब गौर से देखो, हमें पता है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब हमने इस तरीके से बना लिया, हमने टोटल एंगल काउंट कर लिया, तो टोटल एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। अब वहीं इस छोटे से ट्रायंगल को आप देखने का प्रयास करें, इस वाले ट्रायंगल को, जिसमें मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को। तो आप ये बताओ ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो बेटा ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। एक लाइन है हॉरिजेंटल के साथ अगर 60 अंश का कोण बना रही है, दूसरी हॉरिजेंटल के साथ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का। तो भैया ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये है 90, ये है 60, ये है 90, ये है 60। देखो अगर इसी यहीं से एक लाइन ऐसी गई है, अगर ये एंगल 60 बना है, तो बेटा ये एंगल भी कितना बना होगा, 60 का बना होगा। तो 9 6 15, तो अंदर वाला कोण, ये वाला जो कोण है ये कितनी डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। टोटल एंगल कितने का है, 60 का है, तो ये वाला भी कितने का होगा, 30 का होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये एंगल वाला कितने का होगा, 30 का, तो ये अंदर वाला भी कितने का होगा, 30 का। क्लियर। अब गौर से देखो, इस पॉइंट से गया है ये P फोर्स, और ये कौन सा गया है आपका W फोर्स, और यहाँ से ये क्या गई है, टेंशन T। तो अगर आपसे पूछे ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप गौर से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 180 है। 180 में से 30 घटा दो तो बेटा कितना बचेगा, सर 150 बचेगा, नहीं बचेगा। ये एंगल 30 अंश है और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 180 है, और ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 150, लिख दिया 150। अब यहाँ पे देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपका कितना है, 30 अंश है, तो टोटल ये एंगल कितना होगा, सर ये भी 150 का होगा। अब अगर टोटल सम निकाल, और अंदर वाला एंगल ऑलरेडी कितने का है, अंदर वाला एंगल ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, कितने का है, 60 का है। अंदर वाला एंगल टोटल कितने का है, 60 का है। कैसे निकाले थे, 9 3 12 और टोटल 6 18, बड़े वाले ट्रायंगल से जो हमने निकाला था, 9 3 12 6 18। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगलों को फाइंड कर लिया। अगर तीनों एंगलों को दिखाना चाहें तो P ये जा रहा है, T ये जा रहा है, और W लोड ये लटका हुआ है। ये एंगल 150, ये एंगल 150, ये एंगल 60। क्लियर। अब अगर तुम्हें लामी प्रमेय लगानी है तो मुझे नहीं लगता लामी प्रमेय लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी। फोर्स और शेष दो बलों के बीच का कोण, तो P अपॉन साइन कितना एंगल है, 60 इज इक्वल W शेष दो बल कौन है, T और P। W है, शेष दो बल कौन है, T और P। इनके बीच का कोण कितना है, 150। W अपॉन साइन 150 इज इक्वल, यहाँ पे देखिए ये फोर्स कितना लगा हुआ है, T, आपने लिख दिया T अपॉन भैया शेष दो बलों के बीच का कोण कितना है, 150, लगा दो साइन 150। अब आपने क्या लिखा भैया, ये बताओ W का जो वेट दिया है वो कितना दिया है, 2 किलोमीटर, तो लिख दो P अपॉन साइन 60
इज इक्वल 2/sin 150। क्लियर, 2/sin 150। तो आप ये बताओ, sin 60 का वैल्यू पुट कर दो, sin 150 का वैल्यू पुट कर दो, दो एक संख्या है, क्या पी का मान नहीं मिलेगा? इतने न्यूटन का दबाव लग रहा है। क्लियर। अब क्या करना है, एक बार आपने इसको और इसको ले लिया तो आपका पी निकल आया। अब एक बार क्या करना है, डब्लू और टी को ले लेना, इससे टी निकल आएगा। देखना, sin 150 से sin 150 कट जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा, डब्लू के बराबर, और टी का मान कितना है, 2 किलोमीटर। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरा आप क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बना हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा था एक कोई सीलिंग थी, एक छत थी, और इस छत में एक चेन के द्वारा एक 5 न्यूटन का बॉक्स लटका हुआ था। हमने क्या किया, एक डोरी, एक कॉर्ड, एक डोरी ली और इस डोरी से इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचना चाहा। हमने इस डोरी को तब तक खींचा जब तक कि जो आपकी चेन है सीलिंग के साथ 60 डिग्री का कोण नहीं बनाने लगी। जैसे ही उसने 60 डिग्री का कोण बनाया, हमने वहीं पे उस रोप को रोक लिया। अब वो पूछ रहा है, जब हम इसे 60 डिग्री पर खींचे हैं तो ये बताओ तो ये बताओ कि यहाँ पर इस डोरी में तनाव T, इस डोरी में तनाव T और इस डोरी में तनाव T और P, पुल मतलब खिंचाव कितना है। तो आप गौर से देखो, ये वाला टेंशन, इस पॉइंट को देखो, अगर इस पॉइंट को आप गौर से देखोगे तो ये वाला कैसा है, टेंशन में है, ये वाला कैसा है, टेंशन में है, जबकि ये वाले की डायरेक्शन कैसी है, कंप्रेशन में है। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आगे निकाल दे तभी ये टेंशन में हो सकता है। हम ऐसा करते हैं कि आपकी इच्छा है, अगर आप इसे आगे निकाल दोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आने लगेगा। अगर आपने इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आगे नहीं निकाला और ऐसे ही सॉल्व किया तो टी का मान कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कि ये क्या शो करेगा कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ ना होके इस डायरेक्शन में नीचे की ओर है। तो कुल मिला के हम इसे सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसे वैल्यू निकलेंगी। तो आप अगर गौर से देखो, क्या क्वेश्चन में बोला गया था, एक सीलिंग है और इस सीलिंग में एक आपकी चेन के द्वारा 5 न्यूटन का बल लटका हुआ था। एक रस्सी द्वारा इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराया जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसे कब तक खींचा जा रहा है, जब तक कि सीलिंग के साथ एंगल 60 डिग्री का बनने लगे। जैसे ही 60 डिग्री का एंगल बनने लगेगा तो पूछ रहेगा उस समय आप डोरी को कितना बल लगाकर खींच रहे थे और ऊपर वाली डोरी में कितना तनाव था। ये दो चीजें पूछेगा। तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को उठाया, यहाँ पर आपने लगाया पी, पुल पी हमने लगाया, और इस तरीके से ये डायरेक्शन है और ये टी टेंशन हमने लगाई है, और डब्ल्यू जो वेट लटका हुआ है वो 5 न्यूटन का वेट लटका हुआ है। अब गौर से बताओ, इस सीलिंग के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, 60 का। जो सीलिंग है कितने डिग्री का एंगल बना रही है सर, 60 डिग्री का। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्सिस को आप इस तरीके से अगर आगे बढ़ाएं तो भैया ये एंगल भी कितने का होगा, 60 का, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक अगर इंक्लाइंड लाइन क्रॉस करती है तो इनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो आप गौर से देखो, ये दो पैरेलल लाइन थी, ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये कोण पता करना है। तो भैया ये बताओ, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 120 अंश का होगा। ठीक, ये वाला एंगल सर कितना होगा, सर ये 90 डिग्री का होगा। सर ये वाला एंगल कितना होगा, सर ये भी 90 डिग्री का होगा। तो आप अगर P और W के बीच का कोण निकालो 90, P और T के बीच का कोण निकालो 120, आप W और T के बीच का कोण निकालो, भैया टोटल कितना हो जाएगा, 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। अब लामी के प्रमेय लगा दो। तो P अपॉन साइन P ये फोर्स है, शेष दो बल कौन है, T और W। T और W के बीच का कोण कितना है, 150, साइन 150 इज इक्वल दूसरा 5 न्यूटन, ये हमने ले लिया फोर्स। शेष दो बल कौन कौन है, ये और ये, इनके बीच का कोण कितना है, 120। तो 5 बटे साइन 120 इज इक्वल अब कौन सा बचा है, T। तो T अपॉन T ये लिखा T, और T के बाद शेष दो बलों के बीच का कोण कितना है, साइन 90। अब आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों को साथ ले लेना है और एक बार इन दोनों को साथ ले लेना है। कैसे, P अपॉन साइन 150 इज इक्वल 5 बटे साइन 120।
तो P बराबर कितना हो जाएगा 5/sin 120 गुणा sin 150। कैलसी से P का मान निकाल लेना। इसी तरीके से आप किसका मान निकालोगे, T का मान निकाल लेना। T/sin 90 इज इक्वल 5/sin 120। तो इस तरीके से P और T दोनों के मान निकालेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो आप कैसा लिख दोगे कि ये टेंशन में है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो आप क्या दिखा दोगे, ये कैसा है, कंप्रेशन में है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और आप इस वीडियो को 1-2 बार लगातार देखना, वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम अभी कम्स-लामी थ्योरम के आपको भी पता है कि मैं उन पॉइंटों को सॉल्व करा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटिशन में रहे हैं। तो उन पॉइंटों को हम क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। तो आप लामी थ्योरम के जितने भी न्यूमेरिकल आए हुए हैं सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे।